फिल्म की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर जैक को देखते हैं, जो मौसम का साइंटिस्ट है। वो गवर्नमेंट के एक इदारे के लिए काम करता है जो मौसम में होने वाले बदलाव और इससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में रिसर्च वगैरह करते हैं। फिर हम जैक को उसके दो साथियों के साथ एक बर्फीले इलाके में देखते हैं। ये लोग वहां जमी हुई बर्फ का सैंपल ले रहे होते हैं, लेकिन तभी इसी दौरान वहां जमी बर्फ टूटने लगती है। वो इतनी ज्यादा टूट जाती है कि दो हिस्सों में बंट जाती है और वहां एक काफी गहरी खाई बन जाती है। तभी जैक देखता है कि उन्होंने बर्फ के जो सैंपल लिए थे वो तो खाई के दूसरी साइड पर रह गए हैं। इसीलिए वो बिना सोचे समझे दूसरी तरफ कूदकर सैंपल लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें लेकर वापस कूदने वाला होता है तो तभी बर्फ टूटने की वजह से दोनों साइडों के बीच की खाई और बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जैक हिम्मत करके वापस आने के लिए कूद पड़ता है, मगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाता और नीचे की तरफ चला जाता है। तभी उसके साथी देखते हैं कि जैक एक हुक के सहारे अभी भी वहां पर लटका हुआ है, तो वो दोनों ठीक वक्त पर जैक को ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद ये नजारा देखकर तीनों ही काफी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हमें दिल्ली शहर दिखाया जाता है, जहां सब मुल्कों की गवर्नमेंट की ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हवा में बहुत सारी गैसों का मौजूद होना, और इन गैसों की वजह से सूरज की किरणें जमीन से टकरा जाती हैं, जिससे जमीन और आसमान का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पर जैक भी होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में सबको बता रहा होता है। वो कहता है कि पिछले कुछ वक्त से हमारी जमीन के टेम्परेचर में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, और अगर हमने इस बारे में कुछ ना किया तो आने वाले 100 सालों में सभी ग्लेशियर पिघलकर समंदर में मिल जाएंगे, जिससे जाहिर है मौसम में भी बदलाव आएगा। जैसे कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश और कहीं काफी बड़े तूफान आएंगे, और नॉर्थ एरिया जहां बर्फ पड़ती है वहां हद से भी ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरने की वजह से पूरी दुनिया में सब कुछ जमने लगेगा, यानी हर चीज बर्फ की लपेट में आ जाएगी। जाहिर है इससे कहीं भी जिंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा, जिस पर वहां मौजूद अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथी और बाकी लोग उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक आदमी जो दरअसल समंदर का साइंटिस्ट था, उसे जैक की बातें सच लगती हैं। दिल्ली शहर का मौसम दिखाया जाता है जो काफी तेजी से बदल रहा था। फिर हम समंदर के साइंटिस्ट को उसके रिसर्च टीम के साथ स्कॉटलैंड में देखते हैं, जो कि जैक की बातों को ध्यान में रखते हुए मौसम में होने वाले बदलाव पर रिसर्च कर रहे होते हैं। और फिर जापान में अचानक से आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं। वो टुकड़े इतने बड़े थे कि जिस पर भी वो गिर रहे थे वो सभी जख्मी हो रहे थे। जैक अपनी वाइफ से फोन पर बात करता है। वो उससे उसका और अपने बेटे, जिसका नाम सैम है, उनका हालचाल पूछता है, जिस पर नाराज होते हुए उसकी वाइफ कहती है कि तुम अपने इस नई रिसर्च की वजह से हमें जरा भी टाइम नहीं दे रहे। खैर, मैंने आपको ये बताना था कि हमारे बेटे सैम ने एक कंपटीशन यानी एक मुकाबले में हिस्सा लिया है, और ये मुकाबला न्यूयॉर्क में होगा, तो क्या आप इसे एयरपोर्ट पर सही टाइम पर पहुंचा देंगे? जिस पर जैक उससे वादा करता है कि हाँ, मैं ठीक वक्त पर सैम को वहां पहुंचा दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और फिर कुछ देर गुजरने के बाद जैक सैम को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। फिर वो जहाज में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, क्योंकि इन दोनों ने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है। लेकिन तभी अचानक से तूफान आने की वजह से जहाज जोरों से हिलने लगता है, जिससे सभी मुसाफिरों का सामान उन लोगों पर गिरने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, खास तौर पर सैम, क्योंकि उसे जहाज में सफर करने से काफी डर लगता है। तभी स्पेस यानी खला में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो रिसर्च करने वहां गए हुए थे। वो लोग देखते हैं कि जमीन की तरफ बर्फ का एक काफी बड़ा तूफान बढ़ रहा है, जो देख वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उधर समंदर का साइंटिस्ट देखता है कि 3 जगहों पर मौसम हद से ज्यादा खराब हो रहा है। उधर सैम और उसके दोस्त न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, और जब सैम आसमान की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे परिंदे उड़कर कहीं जा रहे हैं। ये बात सैम को काफी अजीब लगती है, वो काफी हैरान भी हो जाता है। खैर, ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कंपटीशन होने वाला था, जहां इनका पहला राउंड काफी अच्छा रहता है, जिसके बाद इन्हें कुछ वक्त के लिए ब्रेक दी जाती है, जिसमें ये तीनों एक लड़के से मिलते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। समुद्र का साइंटिस्ट जैक को फोन करके कहता है कि दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस में तुमने जो भी कहा था वो सब सच था, लेकिन तुमने ये कहा था कि मौसम में ये सारे बदलाव आने वाले 100 सालों में होंगे, मगर ऐसा नहीं है। वो बदलाव तो अभी से शुरू हो गए हैं, क्योंकि तुमने जो बातें बताई थी मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, और ये बात मुझे एक रिसर्च के जरिए ही पता चली है। ये जानकर जैक काफी घबरा जाता है, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसलिए जैक अपने सीनियर से एक मशीन जो मौसम के बारे में जानकारी देगी उसका मॉडल बनाने की इजाजत मांगता है, क्योंकि इसके जरिए मौसम के बारे में पता चल जाएगा और रोकथाम लगा दी जाएगी, जिससे तबाही के इम्कान कम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए वो सीनियर जैक को साफ साफ मना कर देता है। फिर अमेरिका के एक इलाके में काफी बड़ा तूफान आ जाता है, जिस वजह से इतनी तबाही होती है कि 75% लोग मारे जाते हैं, और ये बात सीनियर के साथ साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी पता चल जाती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट पूरे मुल्क में जहाज उड़ाने के लिए मना कर देते हैं। ये बात जानने के बाद सीनियर समझ जाता है कि जैक बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि जैसा जैक ने कहा था वैसा ही हो रहा था, यानी पूरी दुनिया में ही मौसम काफी तेजी से बदल रहा था।
तो अब सीनियर जैक को मॉडल जल्दी से तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन इस काम को करने के लिए जैक और उसकी टीम को सिर्फ 48 घंटों का वक्त दिया जाता है। इसीलिए ये लोग फौरन ही उस मॉडल को बनाने में लग जाते हैं। फिर 24 घंटों की लगातार मेहनत के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ ना किया तो तकरीबन 6 से 8 हफ्तों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी करके इन्हें लोगों को इस आने वाली मुसीबत से बचाना होगा। अब ये जानते ही जैक अपने बेटे सैम को कॉल करता है और वापस आने के लिए कहता है, जिस पर सैम कहता है कि यहाँ कोई भी जहाज नहीं उड़ाया जा रहा, इसलिए फिलहाल मैं वापस नहीं आ सकता। अब जैक अपनी तरफ से इकट्ठी की गई सभी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के साथी को दिखाता है, लेकिन इस बार भी वो जैक की बातों पर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल पहले की तरह। इट्स गोइंग टू बी टू लेट। समंदर का साइंटिस्ट देखता है कि हर जगह मौसम के बदलने की वजह से टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द सब कुछ जम जाएगा। तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में टेम्परेचर के इस बदलाव से वहां बर्फ का एक काफी तेज तूफान आ जाता है। स्कॉटलैंड में भी हम 3 हेलीकॉप्टर्स को उड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन इस बर्फीले तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर्स तबाह हो जाते हैं और तेजी से नीचे आके गिरते हैं, क्योंकि हवा में ही चलते चलते उन पर बर्फ जम गई, जिससे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स भी रुक गई, जिसके बाद नीचे गिरने से वो सब लोग भी बर्फ में जमने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जैक को भी स्कॉटलैंड के इस खराब मौसम की खबर मिलती है। अब क्योंकि समंदर का साइंटिस्ट भी वहीं था, इसीलिए जैक फौरन उसे इस बारे में बताता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप वहां से निकल जाइए, क्योंकि बर्फ का एक काफी बड़ा तूफान तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। जिस पर दुखी होते हुए समंदर का साइंटिस्ट कहता है, अब काफी देर हो चुकी है, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। फिर वो जैक को आखिरी अलविदा कहता है। तभी हम देखते हैं कि बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी लपेट में आने से समंदर के साइंटिस्ट और उसके साथियों की मौत हो जाती है। न्यूयॉर्क में काफी तेज बारिश हो रही होती है, जिस वजह से सैम और उसके साथी वहीं पर फंस जाते हैं। इसीलिए गार्ड उन सबको एक लाइब्रेरी में जाकर अपनी जान बचाने के लिए कहता है और फिर तभी सैम को सामने से काफी बड़ी, बिल्कुल किसी सुनामी जैसी लहर उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसके बहुत पास उसकी दोस्त खड़ी हुई थी। तब वो जल्दी से अपने दोस्त को उसे बचाकर लाइब्रेरी में ले आता है। तभी हम न्यूयॉर्क शहर का बहुत ही बुरा हाल देखते हैं, हर तरफ पानी ही पानी फैल गया था। फिर लाइब्रेरी के एक फोन से सैम किसी तरह अपने डैड जैक को कॉल करता है और पूरे न्यूयॉर्क शहर की खराब हालत के बारे में बताता है, जिस पर जैक कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और तुम्हारे दोस्त इस लाइब्रेरी को छोड़कर कहीं मत जाना और तुम घबराना नहीं मेरे बेटे, मेरा इंतजार करना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। आई विल कम फॉर यू, यू अंडरस्टैंड मी। इसके बाद जैक अपने सीनियर के कहने पर प्रेसिडेंट से जाकर मिलता है और उन्हें अपनी तरफ से दी गई सारी रिसर्च की जानकारी देता है, जिसके बाद ये फैसला होता है कि इस मुसीबत की घड़ी में वो नॉर्थ के लोगों की मदद करेंगे और वहां पर फंसे हुए जितने भी लोग हैं उन्हें वहां से निकालकर वो साउथ एरिया में भेज देंगे, क्योंकि नॉर्थ की निस्बत साउथ के हालात बेहतर थे, इतने खराब नहीं थे। इसके बाद जैक अपने दोनों साथियों को लेकर अपने बेटे को वापस लाने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। न्यूयॉर्क में टेम्परेचर इतना गिर गया था कि वहां पर जितना भी पानी पड़ा था वो सारा का सारा जम गया था और लाइब्रेरी में फंसे सारे लोग बाहर का ये भयानक नजारा देखकर काफी डर जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाले की नजर बाहर कुछ लोगों पर पड़ती है जो साउथ की तरफ चलकर जा रहे थे। ये देखो, सभी लोग भी लाइब्रेरी से निकलकर साउथ की तरफ जाने का सोचते हैं, मगर सैम उन्हें ऐसा करने से मना करता है और यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम लोग बच जाएंगे। वो बताता है कि मेरे डैड मौसम के साइंटिस्ट हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम यहीं रुके, यही हमारे लिए ठीक होगा, क्योंकि टेम्परेचर काफी तेजी से गिर रहा है और अगर हम बाहर गए तो यकीनन जमने की वजह से हम मारे जाएंगे। और हाँ, यकीन कीजिए, मेरे डैड ने वादा किया है कि वो यहाँ आकर हम सबको बचा लेंगे। लेकिन उनमें से कोई भी सैम की बातों का यकीन नहीं करता, जिसके बाद सैम के दोस्तों और कुछ लोगों के अलावा सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। गवर्नमेंट जो कि तेजी से लोगों को साउथ में भेजने में लगी होती है, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो बचा पाए। जैक और उसके साथी जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे, अचानक से ही रास्ते में बर्फ की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए अब उन्हें पैदल ही आगे जाना पड़ना था। उधर सैम और बाकी लोग ठंड से बचने के लिए लाइब्रेरी की सारी किताबों को जलाने लगते हैं। अब मौसम की इसी खराबी की वजह से प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है, इसीलिए प्रेसिडेंट के साथी को ही अब नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जैक और उसके साथी चलते चलते एक ऐसे बर्फीले इलाके में पहुंचते हैं जहां इतनी बर्फ पड़ रही थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बर्फ से ढकी गई थी और ये लोग अब उन्हीं बिल्डिंग्स पे चल रहे थे। तभी चलते चलते जैक के एक साथी का एक बिल्डिंग पर से पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से जैक और दूसरे साथी को काफी दुख होता है, मगर ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए इन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। उधर सैम के दोस्त की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, इसीलिए सैम अपने दोनों दोस्तों के साथ पानी के एक जहाज में जाता है दवाई लेने के लिए, क्योंकि वो जहाज समंदर से बाहर इधर आ गया था।
अभी वो लोग जहाज में से दवा ले ही रहे थे कि तभी अचानक से उन लोगों पर भेड़िए हमला कर देते हैं जो जंगल से भागकर यहाँ आ गए थे। वो सैम के दोस्त को काटकर जख्मी कर देते हैं, लेकिन सैम जैसे तैसे अपने दोनों दोस्तों को बचाकर वापस लाइब्रेरी में ले आता है। फिर वो दवाई सैम के दोस्त को देती है, जिसे खाने के बाद वो काफी अच्छा महसूस करती है। जैक और उसका साथी अभी भी पैदल ही आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी अचानक जैक का साथी नीचे गिर जाता है क्योंकि ठंड की वजह से वो बेहोश हो गया था। इसीलिए जैक उसे लेकर एक जगह पर रुकने का फैसला करता है। स्पेस में उन दोनों साइंटिस्ट को अब जमीन पर बर्फ का तूफान कम होता हुआ दिखता है। इसे सच में अब न्यूयॉर्क में भी तूफान रुक जाता है, जिस वजह से जैक के साथी को होश आ जाती है और वो लोग दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं। और फिर बहुत जल्द वो लोग सैम के पास लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। यहाँ वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और गले मिलते हैं। अब जैक अपने बेटे सैम और बाकी लोगों को बचाने के लिए अपने सीनियर को कॉल करके मदद मांगता है। तब सीनियर ये बात प्रेसिडेंट को बताता है, तो इस बार नए प्रेसिडेंट जल्दी से जैक और बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां हेलीकॉप्टर भेजते हैं। बहुत जल्द हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच जाते हैं और सभी को बचा लिया जाता है। फिर जब ये लोग हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क में काफी सारे लोग अभी भी बचे हुए हैं, मगर ये वो लोग थे जो बिल्डिंग्स के अंदर रहे थे और जिनको सैम ने मना किया था लाइब्रेरी से जाने से, वो तो मर चुके थे। फिर हम देखते हैं कि अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही साफ होना शुरू हो गया है, जिसके कुछ ही वक्त के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर नए प्रेसिडेंट टीवी पर सभी लोगों से अपनी गलती की माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब जैक ने उन्हें मौसम के बदलने के बारे में बताया था तो उन्होंने जैक की बात नहीं मानी थी। वो कहते हैं कि अगर मैं उस टाइम जैक की बात मान लेता तो शायद आज मैंने बहुत सारे लोगों को बचा लिया होता। मुझे इस बात का दुख है कि बहुत सारे लोग मारे गए। और एक अहम बात, ये तो हमें कुदरत की तरफ से दिखाया गया एक छोटा सा सैंपल था। अगर हम अपनी जमीन की कद्र नहीं करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, गंदगी और इस तरह की चीजों पर काबू नहीं पाएंगे तो हमें ऐसे ही सजा मिलती रहेगी। ये करके कुदरत ने हमें दिखा ही दिया कि हम इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं है।